हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदा क्लासेस पर, जो कि पहले नाम था माई एग्ज़ाम ट्यूटोरियल। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे सुझाव मांगे थे और उनमें से जितने भी लोगों ने सुझाव दिया उन सभी का धन्यवाद। और इसलिए हमने वेदा क्लासेस कर दिया और यह नाम आपको सर्च करने में आसानी होगी। और अभी हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसका लास्ट पार्ट होगा। इसके 3 पार्ट बन चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको इसकी क्लासेस भी हम प्रोवाइड करवा सकें जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों ने लेवल देख लिया होगा, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न पत्रों के जो 2018 के प्रश्न पत्र थे उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आप लोगों ने उसका लेवल देख लिया है, मॉडरेट रहता है लेवल। एक दो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा कठिन स्तर के रहते हैं, लेकिन यदि आप उनको छोड़ भी देते हैं तो आपके जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं गलत होने चाहिए। तो इस तरह का है। और अभी कंपटीशन भी ज़्यादा है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसके कट ऑफ आप लोगों ने देखे ही होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या पिछले वर्ष कट ऑफ रहा है। और पिछले वर्ष वैकेंसी भी ज़्यादा रही है। पिछले वर्ष सामान्य वर्ग में जनरल कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी थी और अन्य कैटेगरी के लिए तो हालांकि उतनी थी। जैसे ओबीसी के लिए इस साल 3 वैकेंसी है और लास्ट ईयर भी 3 ही वैकेंसी थी। इसी तरह SC ST में थी और इस साल EWS का एक नया रिजर्वेशन ऐड हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कट ऑफ पर इफेक्ट डालती हैं। पिछली बार का था तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था वो भी थोड़ा अलग था। टोटल जो आपके क्वेश्चंस थे वो है 300 क्वेश्चन थे और तो पेपर 450 का था। तो उसमें थोड़ा जो मार्किंग थी वो अलग सिस्टम की थी, इसमें अलग थी। फिर भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो इसी तरह से लेवल आने वाला है। तो आगे चलिए देखते हैं हम किस तरह के बाकी के क्वेश्चंस हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हमारा इसके आगे का क्वेश्चन होगा। लेकिन दोस्तों, आगे चलने से पहले आपसे एक खास रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं, नोट्स हैं, वैकेंसी अपडेट्स हैं, वो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही टाइम पर आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन था ये है, वर्ष 2018 की विम्बलडन महिला एकल चैंपियनशिप का विजेता कौन था। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपका करंट का क्वेश्चन था। इसमें एंजेलिक कर्बर्स हैं। और अभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गए हैं। जैसे यहाँ पर विजेता पहले पूछा जाता था, आजकल आपकी उप विजेता पूछा जाने लगा है। ठीक है, उप विजेता, क्योंकि विजेता सभी को याद होते हैं तो आजकल क्या उप विजेता पूछे जाने लगे हैं। और साथ ही साथ में यदि विजेता पूछ रहे हो तो विजेता का पूछ लेगा कि किस कंट्री से हैं। ठीक है, इस तरह आजकल जो क्वेश्चंस है इसका अप्रोच बदल चुका है। तो जब हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तब हम उस तरह की क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की थी। 1989 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम खेल नीति घोषित की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। यह प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया था MPPSC के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन डिलीटेड लिखा गया है, तो इसमें जो सभी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। लेकिन हमें सिर्फ क्या है कि क्वेश्चंस की हमें लेवल, उनका नेचर हमें यहाँ पर देखना है। एक्सपेडाइट पद्धति किस खेल से संबंधित है। तो यह जो पद्धति एक्सपेडाइट, यह टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शरद ऋतु ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक खेल किस वर्ष हुए थे। 1924 में पहला जो खेल हुआ था विंटर ओलंपिक का वह हुआ था 1924 में। और यह भी पूछा जा सकता है कि जो पहला ओलंपिक खेल था, हालांकि ये तो सभी को पता है पहला ओलंपिक खेल था, इन्हें पूछा जाएगा। और इसमें पूछा जा सकता है कि जो और बातें, जैसे कि जो आपका दिव्यांग लोगों का जो ओलंपिक होता है वह पहली बार कब हुआ, कब से शुरू हुआ, भारत ने कब उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपके लोसान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम मेलेंसुरी ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। सिडनी
यहाँ पर जो करम मल्लेश्वरी है, यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी होना चाहिए। हो सकता है इंग्लिश वर्जन में इसका राइट आंसर दिया गया हो। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो यहाँ पर सिडनी 2000 में था कर्णम मल्लेश्वरी। और इसका ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया है। सिडनी 2000 का इसमें आंसर था, लेकिन इसको डिलीट किया गया है, किस वजह से। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भारत को किस खेल में, व्यक्तिगत खेल में कांस्य पदक मिला था? कुश्ती में मिला था। ठीक है, कुश्ती में जो ओलंपिक था इसमें व्यक्तिगत में पहला कांस्य पदक मिला था। 2028 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे 2028 के। 2032 के कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? 2032 के ये आपके पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, पेरिस फ्रांस में। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? जो थॉमस कप है यह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा था? भीमबेटका की गुफाएं थी, यहाँ पर वी.एस. वाकड़कर, विष्णुधर वाकड़कर, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है? मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जोरवे, वह मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक नहीं है। बाकी कायथा, नद्दा टोली, एरंड, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ताम्र पाषाणिक स्थल हैं। फिर अगला है, भव्य प्रवेश द्वार, वराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा, वराह प्रतिमा, हेलियोडोरस स्तंभ। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे पहले का भव्य प्रवेश द्वार यह सांची में स्थित है, वराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी में, वराह प्रतिमा एरण में और हेलियोडोरस बेसनगर विदिशा में। आपका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? वाकपति मुंज, वाकपति यहाँ पर वाकपति मुंज नहीं है, वाकपति मुंज तो परमार वंश थे, यहाँ से सिर्फ वाकपति है। यशोवर्मन, विजयपाल और देवपाल, यह चंदेल वंश से संबंधित नहीं थे, देवपाल। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। कविता वीरों का कैसा हो वसंत उनके द्वारा रचित है। 1948 में कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। तो यह तीनों ही जो कथन है यह सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? खजुराहो नृत्य समारोह 2017 का खजुराहो में हुआ था। मालवा उत्सव इंदौर, तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, लोक रंग समारोह जबलपुर में नहीं होता है लोक रंग समारोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लोक रंग समारोह 2018 में जबलपुर में नहीं हुआ था, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, जो भगोरिया जनजाति है यह भीलों का उत्सव है, भगोरिया उत्सव भीलों का है। तो इसमें से झाबुआ धार खरगोन में भील निवास करते हैं और वहीं पर यह भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। लेकिन ग्वालियर में जो भगोरिया उत्सव है वहाँ पर भील जनजाति नहीं निवास करती है, इसलिए यहाँ पर यह उत्सव भी नहीं मनाया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? संजय डुबरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और माधव राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो माधव राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पहला टाइगर रिजर्व कौन था और वह कब बना था, यानी कि उसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, उसकी स्थापना कब की गई थी, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और अगर सबसे छोटा पूछे तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है उमरिया, यह किस कैसा है? सबसे छोटा है उमरिया। और सुहागपुर कैसा है? यह सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला है, जनजाति, ठीक है, तो यह होगा आपका राइट आंसर झाबुआ में, झाबुआ जिला है जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति का लोक नृत्य है? चटकोरा यह कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश में, तो चटकोरा जो नृत्य है आपका वह कोरकू जनजाति से संबंधित है।
ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ताप्ती नदी आपके बैतूल से उद्गमित होती है, यानी कि उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैतूल में स्थित है ताप्ती नदी का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित की, यानी कि जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो समय तक जो मुख्यमंत्री रहे, फिर उनके बाद उनसे कम इस तरह से अवरोही क्रम या कह सकते हैं घटते क्रम में इनको लिखना है। तो घटते क्रम में आपके सामने दिए गए हैं प्रकाश चंद्र सेठी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका शिवराज सिंह चौहान, फिर दिग्विजय सिंह, फिर अर्जुन सिंह और उसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक, कलुमार या सद्भावना शिखर। तो जो सबसे छोटी होगी वह सबसे पहले होगी और जो सबसे बड़ी होगी वह सबसे लास्ट में होगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वह धूपगढ़ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी पहले ही निगलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है सद्भावना शिखर, अमरकंटक, चौरागढ़ और धूपगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कपिलधारा यह अनूपपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अनूपपुर जिले में कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर या भांडेर। तो पूछ रहा है कि कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। यहाँ पर सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है और यही सबसे पुराना भी है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? महेश्वर, ओरछा, सांची या खजुराहो। तो यहाँ पर खजुराहो जो है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। महेश्वर का निर्माण देवी अहिल्याबाई, ओरछा छत्रसाल से संबंधित थे और सांची आपका इसका निर्माण जो मौर्य काल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? विभ्रंश घाटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है और भ्रंश घाटी चंबल नदी है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? आपके राइट आंसर कौन सा है? जीडी दीक्षित, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? जीडी दीक्षित, ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी एनडी ओझा, पीएन दीक्षित और जीपी दीक्षित ये सभी किस प्रकार के कार्यवाहक राज्यपाल रहे और इनमें भी जो आपके पीएन दीक्षित हैं यह पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। अगला है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और अलीराजपुर। यह आपके ऐसे ज़िले हैं या कह सकते हैं 4 ज़िले ऐसे हैं जिनमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की गई या कब से लागू की गई? अगस्त 2007 से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य बजट 2017-18 में फसल बीमा के लिए क्या बजट प्रावधान रखा गया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन था, ये 50 करोड़ उस टाइम पर था। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? IFAD, ठीक है। IFAD यह किस प्रकार का तेजस्विनी ग्रामीण रोजगार योजना है
उससे यह संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई समाधान एक दिन तत्काल सेवा में कितने सेवा प्रदाता विभाग सम्मिलित किए गए हैं? 14 विभाग इसमें शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य कुशाभाऊ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना 2008 के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को लेकर सही नहीं है? आपके जो ऑप्शंस हैं वह हैं समस्त बीपीएल कार्डधारी जो 21 से 40 वर्ष के हैं, 50,000 तक वार्षिक आय वाले परिवार, शहरी क्षेत्रों में 10 लाख तक के संपत्ति धारक या ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ कृषि भूमि के धारक। तो यहाँ पर जो यदि शहरी क्षेत्रों में 10 लाख या उससे अधिक संपत्ति है तो वह इसके लिए 10 लाख से ऊपर वाले शहरी क्षेत्रों में पात्र नहीं है, लेकिन 10 लाख तक जिनकी है या उससे कम है तो इसके लिए पात्र हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? इंदौर में सर्वाधिक साक्षरता दर है, और यदि पुरुषों का पूछे तो जबलपुर में और महिलाओं का भोपाल में, लेकिन ओवरऑल इंदौर में। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 14% कृषि का भाग है। उस टाइम पर था, अब कुछ बढ़ गया है। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? जो भारत की संचित निधि है उसमें से जो राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है तो उसका राज्यों को सहायता देने की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक HDI का संकेतक नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा या ज्ञान, अच्छा जीवन स्तर, ये तीनों ही इसके संकेतक हैं और 3 संकेतकों पर ये HDI काम भी करता है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय है इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय HDI का संकेतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में प्रथम हरित क्रांति की अवधि कही जाती है? 1966 से 1969 तक की जो अवधि है वह प्रथम हरित क्रांति की अवधि कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला मध्य प्रदेश में जनसंख्या को लेकर सबसे छोटा है, यानी कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा जिला है, जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। यह प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया था, फिर भी यदि आप प्रश्न देखना चाहें तो प्रश्न आप देख सकते हैं। वर्ष 2011-12 से 15-16 के मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि क्या थी? तो यहाँ पर 15.09 दिया गया था, लेकिन यह गलत शायद रहे होंगे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि यह पुराना प्रश्न है तो इतना ध्यान में भी नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1, 1, 4, 8, 9, फिर आपका स्पेस है या क्वेश्चन मार्क, 16 और 64 में लुप्त संख्या क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि लुप्त संख्या कितनी है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 27। यह आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार का दिया गया है। इसी प्रकार से आगे भी रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर लुप्त अक्षर A फिर डैश, BC फिर डैश, फिर A फिर डैश, इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। निम्न चित्र में लुप्त संख्या को प्राप्त करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी यहाँ पर लुप्त संख्या है। इसमें से आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। यदि किसी कूट भाषा में क्लर्क को AHYJA से कूट किया जाता है तब JOB को किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। निम्न में से लुप्त पद भरें। यहाँ पर विषम प्राप्त हरा, बैगनी, पीला या भूरा। यहाँ पर आपका दिया गया है निम्न चित्र में त्रिभुज शिक्षा को प्रदर्शित करता है, वर्ग विवाहित व्यक्ति को और वृत्त उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो यहाँ से आपके कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, उनको बताना है। घड़ी के भी प्रश्न आए हैं आपके।
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न है। यहाँ मैथ के प्रश्न कम हैं, लेकिन जो आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं वह यहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का भी प्रश्न दिया गया है, रक्त संबंध, जो रीजनिंग का है। निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र प्रथम वेब ब्राउज़र था? मोज़ाइक प्रथम वेब ब्राउज़र था। प्रत्येक वेब पेज जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होता है अपने से संबंधित एक विशिष्ट पता रखता है, उसे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहा जाता है उसे। इंटरनेट की गति की माप किसके द्वारा नापी जाती है? प्रति यूनिट समय बिट ट्रांसफ़र, यानी कि एक यूनिट समय में वह कितना, या 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, उसमें कितना वह बिट ट्रांसफ़र कर रहा है, वो उस बिट के ट्रांसफ़र की जो रेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनेट की स्पीड को मापते हैं। कौन सी वेबसाइट एकाडमिक वेबसाइट नहीं है? यहाँ पर अलग ही बताया गया, फाइनेंस है तो वह एकेडमिक हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ से हम डोमेन से भी, जैसे यदि किसी में AC लगा हो तो वह एकेडमिक वेबसाइट होती है, ORG लगा है तो वह एक किसी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है। इसी प्रकार से GOV लगा है तो वो गवर्नमेंटल वेबसाइट होती है। इस प्रकार से हम डोमेन नाम देखकर भी उसको हम पता कर सकते हैं किस प्रकार से कौन सी वेबसाइट है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, वेबोपीडिया, याहू, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। जबकि हायर एजुकेशन MP.org यह मध्य प्रदेश सरकार की जो उच्च शिक्षा विभाग है उसकी वेबसाइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चैट इंजन है? गूगल बॉल, याहू टॉक, रेडिफ, मैसेंजर, इनमें से कोई भी चैट इंजन नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। किसी ईमेल को कंपोज करते समय हमें 3 विकल्प मिलते हैं, टू CC, BCC। यहाँ BC का क्या अर्थ है? तो BCC का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू का अर्थ होता है यानी कि जिसको हमें भेजना होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से डाउनलोड करते समय कुछ फाइल कंप्रेस्ड रूप में हो सकती हैं जिनका विस्तार है, कंप्रेस्ड रूप में होती हैं, तो इनमें से कोई भी यहाँ पर इनका विस्तार नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाला राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी एसोसिएशन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले नेशनल या गवर्नमेंट सेक्टर के जो संगठन हैं वह इनमें से सभी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्न द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके द्वारा की जाती है? नेटवर्क के द्वारा, टीवी के द्वारा, IP नेटवर्क के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वह होता है IP नेटवर्क। यहाँ तक कि किसी भी हमें सर्च इंजन हो या कोई भी हम चीज़ें भी सर्च कर रहे हैं, चाहे हम गूगल पर करें, किसी यूट्यूब पर करें या कुछ भी करें, तो वहाँ पर जो सबसे ज़रूरी होता है वह होता है IP नेटवर्क। किसी चीज़ को हमें ट्रेस भी करना है तो हम क्या करते हैं? IP नेटवर्क। इसी के माध्यम से हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक बेतार तक नेटवर्क तकनीक पर तेज गति का डाटा संचार प्रदान करती है? बेतार पर यानी कि वायरलेस है, तो यहाँ पर वायरलेस लैन, वाईफाई और वाईमैक्स। तो इनमें से सभी हैं जो बिना किसी केबल तार के डेटा का आदान प्रदान करती हैं, डेटा का संचरण करती हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन सीखना किस नाम से जाना जाता है? टीचिंग हो जाता है पढ़ाना, चैटिंग हो जाता है बातचीत करना, लर्निंग होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इंटरनेट के द्वारा जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दूरसंचार उपकरण हैं? टेलीफोन, टेलीग्राफ या इंटरनेट के साथ कंप्यूटर, इनमें से सभी दूरसंचार उपकरण कहलाते हैं। निम्न में से कौन वीडियो कंप्रेशन तकनीकी है? यानी कि वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। यदि आपकी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रही है
1 GB है, 2 GB है, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट है, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, जिसको MPEG कहा जाता है। यह तकनीकी MPEG कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है? भारत में BSNL, एयरटेल या इनमें से सभी? तो यहाँ पर जो इंटरनेट प्रोवाइड सर्विसेज हैं या इंटरनेट प्रोवाइड कंपनीज हैं, वह इनमें से सभी कंपनियाँ इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इन प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस की PDF है वह टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे क्लास हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस हम जल्द से जल्द शुरू कर सकें, क्योंकि मैं दिन भर अपनी जॉब पर रहता हूं और शाम को ही मुझे टाइम मिल पाता है। तो मैं एक तरह से एक शॉर्ट नोट्स टाइप में आपकी क्लासेस कोशिश करूंगा बनाने की, जिसमें कि आपके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे वही शामिल करूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।